तो जैसा कि हम अभी चर्चा कर चुके थे पार्ट 1-2 में सुप्रीम कोर्ट की, अब आगे हम चर्चा करते हैं हाई कोर्ट की। तो देखिए, उसमें मैं थोड़ा बताने का भूल गया था महत्वपूर्ण आर्टिकल जो कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आर्टिकल 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना तथा गठन की बात कहा गया है। ठीक, जो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 125, इसमें न्यायाधीश का वेतन इत्यादि है। 127 तदर्थ न्यायाधीश, मैंने चर्चा किया था ना, तदर्थ न्यायाधीश वीडियो में देख लीजिएगा, इस बार पूछ सकते हैं। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। 128 उच्चतम न्यायालय के बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की उपस्थिति, मैंने उस वीडियो में चर्चा किया था। फिर 129 में अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय, ये मैंने पूरा अच्छे से चर्चा किया था। तो ये सब महत्वपूर्ण आर्टिकल। और इसमें 131 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार। मैंने बहुत बृहद रूप से इसमें चर्चा किया था कि मूल क्षेत्राधिकार मतलब क्या होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 131, हाँ, तो इसमें 131 उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार जो बताता है। 133 सिविल मामलों में उच्च न्यायालय में अपील से संबंधित उच्चतम न्यायालय का अपीली अधिकार। 131, 133, 139 रिट जारी करने के उच्चतम न्यायालय की शक्ति। तो ये सब जो है इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है उच्चतम न्यायालय से संबंधित। अब देखिए उच्च न्यायालय में चलते हैं। मैंने इसमें पूरा ले लिया है, जो जो पेज में इम्पॉर्टेंट रहेगा वही मैं चर्चा करूँगा। देखिए इसमें जो है कि भाग 6 में संविधान के अनुच्छेद 214 से 231 में हाई कोर्ट की बात की गई है। ठीक, इसका संगठन, जजों की संख्या हमेशा चेंज होती रहती है। तो उम्मीद इससे कम है कि कितनी संख्या इस समय है, इससे क्वेश्चन आए, और कितनी इसके पहले थी उससे है। देखिए योग्यताएं क्या है, भारत का नागरिक हो। इम्पॉर्टेंट ये है कि वह न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव, मतलब कम से कम वह 10 वर्ष वकालत करता हो। ठीक है, इसके बाद जो ज़रूरी है वह है कि मतलब इसमें भी देखिए, जैसे मैंने बात की थी सुप्रीम कोर्ट के लिए न्यूनतम आयु नहीं है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, इसी प्रकार हाई कोर्ट का जज बनने के लिए न्यूनतम आयु की कोई समय सीमा नहीं है। ठीक, ये बात ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद शपथ इसका देख लीजिएगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट का था वैसे ही इसका भी होगा। देखिए कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का कितना था, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल हम लोगों ने पढ़ा था कितना था, 65 साल, यहाँ पर 62 साल। वह जैसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है, तो वैसे हाई कोर्ट का भी दे सकता है। संसद की सिफारिश से राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसा ही हाई कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया है, ये कि नहीं राज्य विधानमंडल हटा दें। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हालांकि अंडरस्टूड रहती है, जो लड़के पढ़ते हैं उनको तो इतना पता ही रहता है बात। फिर देखिए उनको जो हटाने की प्रक्रिया एकदम सुप्रीम कोर्ट जैसे है। ध्यान दीजिएगा, यह संविधान में नहीं है कि कैसे हटाया जाएगा। प्रश्न हमेशा ऐसे पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया संविधान में दी गई, संविधान में नहीं, ये दी गई है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में। ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद उसको भी हटाने के लिए देखिए कई प्रक्रिया होती है। तो इन 7 प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जो जज होता है वो हटता है। तो क्या होता है कि अगर लोकसभा में अगर उसको हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है, और उसका क्या होगा कारण कि उस पर कदाचार अक्षमता, उसकी वो कदाचार का अगर उस पर आरोप सिद्ध होगा तभी उसे हटाने की प्रक्रिया होगी। और उसको हटाने के लिए लोकसभा में 100 सदस्यों की अनुमति, राज्यसभा में 50 सदस्य, दोनों की एक साथ नहीं, बल्कि अगर लोकसभा में लाया जा रहा है तो 100 सदस्य, राज्यसभा में लाया जा रहा है तो 50 सदस्य। सेम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को भी हटाने की प्रक्रिया है। दूसरा, अध्यक्ष या सभापति जो है इस प्रस्ताव को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकते हैं। तीसरा, यदि मान लीजिए अस्वीकृत कर दिए तो ठीक है, लेकिन यदि वो स्वीकृत कर दिए तो इसके लिए जांच समिति बनेगी जिसमें 3 सदस्य रहेंगे। कितने? 3। जैसे ऑप्शन में 4, 5, 6 रहे तो नहीं 3, न 2, न 1, न 3 रहेंगे, ठीक। तो उसमें कौन कौन रहेगा? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या कोई न्यायाधीश, उस समिति का पहला सदस्य। दूसरा सदस्य क्या कौन रहेगा उस कमेटी का? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तीसरा, एक प्रख्यात न्यायविद, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि यदि यह समिति वह पाती है कि कदाचार का दोषी है, तब वह सदन में प्रस्ताव जाएगा। फिर सदन में दोनों सदनों द्वारा, ध्यान दीजिएगा यहाँ दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से अगर पास होगा तभी उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा हटाने के लिए।
अंततः न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति आदेश दे देता है। और आज तक कोई भी हाई कोर्ट का जज इस प्रक्रिया से हटाया नहीं गया है, न ही सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज हटाया गया है। देखिए कभी कभी दे देते हैं कि कितने जज, 4 जज हटाए गए, 1 जज हटाए गए, तो कोई भी नहीं हटाया गया है। ठीक, अब देखिए इनका वेतन और भत्ता जो होता है इस समय चेंज हुआ है, किताब में पुराना रिकॉर्ड दिया है, तो इसको ना देखिएगा, नेट से देख लीजिएगा। और फिर इसके बाद ये संचित निधि पर निर्धारित रहते हैं। अब न्यायाधीशों का स्थानांतरण, देखिए न्यायाधीशों का स्थानांतरण राष्ट्रपति, एक न्यायाधीश का स्थानांतरण एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय कर सकता है। इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि यह जो स्थानांतरण होगा यह लोक हित में होगा, ये कि नहीं उस न्यायाधीश को दंड देने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसका ट्रांसफ़र किया जा रहा हो। तो कैसा होना चाहिए इसका आधार? लोक कल्याण होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसमें ये ज़रूरी पॉइंट था। और फिर ध्यान दे लीजिए, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो तब, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से ना हो, मुख्य न्यायाधीश अपने कार्य का निर्वहन करने में असक्षम हो, तो ये सब आधार हैं कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने का। अब अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीश जो होते हैं ये क्यों नियुक्त किए जाते हैं? जब अस्थायी रूप से उच्च न्यायालय का कामकाज बढ़ गया हो, उच्च न्यायालय में जब कार्य अधिक हो जाते हैं, ठीक है, जब अनुपस्थित या अन्य कारणों से अपने कार्य का निष्पादन करने में कोई न्यायाधीश जो होता है वो असफल रहता है, तो ये सब कारण है कि अतिरिक्त कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति करने में। ठीक, और फिर इसके बाद देखिए, क्या कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश पुनः न्यायाधीश बन सकता है? तो इसका उत्तर सकारात्मक अर्थात हाँ है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इसी प्रकार सेम टू सेम सुप्रीम कोर्ट में भी मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में, एससी और हाई कोर्ट दोनों में क्या होता है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश पुनः न्यायाधीश बन सकता है। लेकिन कब? जब मतलब ये अस्थायी अवधि के लिए बनेगा और इसमें राष्ट्रपति की संस्तुति पर तथा जो है कि वहाँ के मुख्य न्यायाधीश जो हैं उनकी सिफारिश पर। ठीक है, जब कोई कार्य की आवश्यकता होती है तो इनको बनाया जा सकता है। अब देखिए, फिर इसके बाद इसमें दिया गया उच्च न्यायालय की जो है स्वतंत्रता, तो इनकी नियुक्ति की विधि निर्धारित है, इनके कार्यकाल की सुरक्षा है। ऐसे नहीं कि इनको कहीं भी ऐसे मनमानी, जैसे मंत्री और विधायक और एमपी का इनको वो कर सकते हैं। इनकी क्या है कि इनका जो आय है वो संचित निधि पर व्यय है। ठीक, सबसे बड़ी बात जो है ना ये है कि ये अवमानना के लिए इनकी दंड की शक्ति, तो इसीलिए देखिए जो भी इनके आता है, प्रधानमंत्री भी आता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, तो वो सर झुका के आता है और माय लॉर्ड कहता है। ठीक, ये सबसे बड़ी इनको दिया गया है। फिर सेवानिवृत्त के बाद वकालत पर प्रतिबंध है। देखिए हाई कोर्ट का वकील जो होता है ना, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, जिस हाई कोर्ट से वह सेवानिवृत्त हुए हैं वहाँ छोड़ के सुप्रीम कोर्ट और अदर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देखिए जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं ना, वो अपने कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र रहते हैं, उनके लिए शर्त सेवा ये सब के लिए वो स्वतंत्र रहते हैं। तो ये सब है, आप एक बार देख लीजिएगा लक्ष्मीकांत में। फ़िलहाल तो मैं जो इम्पोर्टेंट है बता दे रहा हूँ। और देखिए जब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिस प्रकार मैंने सुप्रीम कोर्ट को बताया था उसी प्रकार हाई कोर्ट के न्याय क्षेत्र एवं शक्तियाँ, तो इसमें भी देख लीजिए आप कि इसके जो न्याय क्षेत्र और शक्तियाँ क्या है। जैसे मैंने उसमें बताया था प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ऐसे इसके भी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। इसके भी 5 प्रकार के रिट के अधिकार उसी प्रकार है जैसे सुप्रीम कोर्ट के हैं। ठीक है, तो इसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, जो मैंने पिछले वीडियो में सुप्रीम कोर्ट का बताया है। तो ऐसे इसके भी 7 प्रकार के इसके शक्तियों को बांटा गया है पढ़ने की दृष्टि से। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं जो इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, इसमें क्या क्या आता है। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है, जैसे मान लीजिए कि कोई वसीयत, विवाह, तलाक या कंपनी कानून या न्याय या ये सब जो है, अगर इसमें किसी न्यायालय की अवमानना की जाती है तो इसमें ये डायरेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, संसद सदस्य और राज्य विधानमंडल सदस्यों के निर्वाचन संबंधी यदि कोई विवाद होता है तो हाई कोर्ट में जाता है। हाई कोर्ट का यह प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होता है। ठीक है, राजस्व मामला या राजस्व संग्रहण के लिए कोई अधिनियम या आदेश उससे संबंधित। और सबसे बड़ी बात तो मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दोनों में आप जा सकते हैं, लेकिन प्रारंभतः हम हाई कोर्ट ही जाएंगे।
ठीक, तो ये सब है। फिर इसके बाद दूसरा जो है रिट क्षेत्राधिकार। तो जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत हम 5 रिट क्षेत्राधिकार में हम जाते थे, उसी प्रकार हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत 5 क्षेत्राधिकार इनके भी हैं। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार प्रेक्षा। अपीली क्षेत्राधिकार भी है कि देखिए एक मामला आया था चंद्र कुमार मामला, तो इसमें क्या उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार ये मूल ढांचे के अंतर्गत है। तो ध्यान दीजिएगा, ये मूल ढांचा है, इसको कोई बदल नहीं सकता। ठीक है, तो अब इसके बाद अपीली क्षेत्राधिकार। अपीली क्षेत्राधिकार भी जैसे सुप्रीम कोर्ट में थे वैसे इसमें भी हैं 3 प्रकार के। तो पहला क्या है, दीवानी मामले में और आपराधिक मामले में। दीवानी मामले में अपीली क्षेत्राधिकार में क्या है कि जिला न्यायालय, अतिरिक्त जिला न्यायालय एवं अन्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश और निर्णय को प्रथम अपील के लिए कानून और दोनों प्रकार के प्रश्नों के लिए सीधे उच्च न्यायालय जाया जा सकता है। ठीक, इसी प्रकार जो है आपराधिक मामलों में क्या है, सत्र न्यायालय और अतिरिक्त सत्र न्यायालय। ये अगले वीडियो में बताऊंगा ये सब क्या होते हैं। सत्र न्यायालय, अतिरिक्त सत्र न्यायालय के खिलाफ उच्च न्यायालय में तब अपील की जा सकती है जब किसी को 7 साल से अधिक सज़ा दी गई हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 7 साल से अधिक सज़ा हुई हो। यह भी ध्यान रखने की बात है कि सत्र न्यायालय या अतिरिक्त सत्र न्यायालय द्वारा दी गई सजा या मौत आमतौर पर मृत्यु दंड के रूप में दिया जाने वाला, पर कार्यवाही से पहले उच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की जानी। अगर मान लीजिए सत्र न्यायालय द्वारा किसी को आजीवन कारावास या मृत्युदंड दिया गया तो वो तभी वो लागू होगा जब हाई कोर्ट इसकी पुष्टि कर देती है। अब देखिए पर्यवेक्षी अधिकार कि वह कभी भी किसी को भी अपने अधीनस्थ न्यायालय में वह क्या कर सकता है, सैन्य न्यायालय के अलावा या अधिकरण के अलावा वह उसको सीधे अपने निगरानी में देख सकता है। फिर अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण, वह जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, तैनाती करता है, पदोन्नति करता है। व्यक्ति की राज्य न्यायिक सेवा जैसे जिला न्यायाधीशों में ये सब की नियुक्ति ये राज्यपाल की परामर्श से करता है। ठीक, तो ये सब इसके जो है। फिर देखिए अभिलेख न्यायालय, मतलब इसके भी जो इसका जो निर्णय होता है ये इससे छोटे न्यायालयों के लिए एक प्रकार से कानून की भांति कार्य करते हैं। और फिर न्यायिक समीक्षा की शक्ति भी इसके पास होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो कि हाई कोर्ट से संबंधित है। जैसे आर्टिकल 214 क्या कहता है, राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। 215 उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करेगा। उच्च न्यायालय का गठन 216 में, न्यायाधीश के पद नियुक्ति और दशा 217 में। ठीक है, और फिर इसके बाद शपथ ग्रहण 219, वेतन इत्यादि 221, फिर 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण 222, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 223, फिर 226 याचिका जारी करने वाला, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक, और फिर उच्च न्यायालय के सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति 227, और ये सब आप इम्पॉर्टेंट के सेक्शन हैं। अब आगे हम बात करेंगे अधीनस्थ या सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स की। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।